इस प्रकार से सभी युग्मों में से एक एक संख्या उठा के उनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। और वैसे ही हम यहाँ पे 100 का हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, उसके प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 मतलब कि 100 एंड 169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। ठीक है, वो भी कैसे, बार बार घटाने की विधि से। तो वो तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आपको पहले इसके लिए एक नियम याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको पहले एक नियम पता होना चाहिए वर्ग संख्या का। वो क्या नियम है, वह नियम ये है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर वर्ग संख्या है, कोई भी हमारे पास अगर वर्ग संख्या है तो उसे हम विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास अगर वर्ग संख्या है तो उसे हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्रमागत मतलब कि पहले हमें विषम संख्या 1 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 5 लेनी है। इस प्रकार से क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में हम किसी भी वर्ग संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। कैसे, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 25। ठीक है, 25 हमें क्या पता है कि क्या है, वर्ग संख्या है, किसका 5 का वर्ग होती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, वर्ग संख्या। अब हम 25 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वो कैसे व्यक्त करेंगे, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। मतलब कि अगर हम 5 विषम संख्याओं का मतलब कि क्रमागत 5 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। ये इसका क्या होता है, वर्ग संख्या का नियम होता है, उसका गुणधर्म होता है। ठीक है, जैसे कि पहली वर्ग संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और पांचवी 9, इन सभी का योग कितना हो जाएगा। ये 5 विषम संख्या हैं, 1 2 3 4 5, तो इनका योग हो जाएगा 5 की स्क्वायर। ठीक है, 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 होती है। मतलब कि पहली 5 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहली 6 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 की स्क्वायर मतलब कि 36 हो जाएगा। पहली 7 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 की स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होता है, नियम होता है। और अब हमें यहाँ पे इसका उल्टा पूछा गया है, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे एक संख्या दी गई है 100, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसमें से हमें कितनी विषम संख्याएं घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें से देखेंगे अगर हम इसमें से कितनी विषम संख्याएं घटाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास 25 है तो 25 में से हमने एक विषम संख्या घटाई। ठीक है, इसका आंसर आ गया 24। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 25 था, 25 में से मैंने कितनी विषम संख्या घटाई कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहले विषम संख्या घटाने पर 24, दूसरी पर 21, तीसरी पर 16, चौथी पर 9 और पांचवी पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि 25 का वर्ग, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे 100 का देखना है। 100 में से हम पहली विषम संख्या घटाएंगे, दूसरी विषम संख्या घटाएंगे, तीसरी विषम संख्या घटाएंगे। इस प्रकार से कितनी विषम संख्या घटाने पर इसका आंसर 0 बच रहा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 विषम संख्या घटाने पर 0 बच रहा है, तो इसका ये 25 किसका वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास वर्गमूल इसका आ जाएगा। वर्गमूल नहीं पता, वर्गमूल क्या होता है कि वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। और वैसे ही हम यहाँ पे 100 का पूछा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए हम 100 में से क्रमागत विषम संख्याओं का घटाव करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास अगर आंसर 0 बच रहा है तो मतलब कि वो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, संख्या 100 है, इसका हमें वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब 100 में से हम पहली विषम संख्या घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99। अब 99 में से दूसरी विषम संख्या, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या थी, संख्या 100 थी और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना था। तो इसमें से मैंने पहली विषम संख्या घटाई तो हमारे पास 99, दूसरी घटाई 96, तीसरी घटाई 91। इस प्रकार से मैंने इसमें से क्रमागत 10 विषम संख्याओं को घटा दिया है। तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि हमारे पास दूसरी संख्या 169 है, तो इसमें से मैं कितनी विषम संख्या घटाऊंगा, इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। यह वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है कौन सी, विषम संख्याओं को घटाने की। कोई भी हमारे पास अगर संख्या है तो उसमें से हम कितनी बार विषम संख्या घटाएंगे, हमारे पास आंसर 0 बच जाए, तो वही इसका क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। और वर्ग संख्या का जो विषम संख्या वाला नियम था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास अगर कोई भी वर्ग संख्या है तो उसे हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम वर्ग संख्या को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास उसका वर्गमूल ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे हमारा 100 थी संख्या, तो इसमें से मैंने 10 विषम संख्या घटाई, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से
वैसे ही हमें 169 का यहाँ पे ज्ञात करना है 169 का। तो इसमें से हम कितनी विषम संख्या घटाएं कि हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 169, इसमें से पहली विषम संख्या घटाई, हमारे पास आंसर आ गया 168। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक संख्या थी 169 169, इसमें से मैंने क्रमागत विषम संख्या आपके सामने यहाँ पे घटा रखी है। जैसे कि हमारे पास पहली संख्या घटाई तो 168, दूसरी क्रमागत विषम संख्या घटाई तो 165। इस प्रकार से हमारे पास इसमें से हमने अगर 13 विषम संख्याएं घटाई इसमें से, तब जाके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब कि 169 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से 13 क्रमागत विषम संख्या घटाने पर हमारे पास आंसर 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 100 का हमने वर्गमूल ज्ञात किया था। ठीक है, तो यह एक विधि होती है कौन सी, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने की, कि इस प्रकार से हम इसका किसी भी संख्या का हमारे पास जो है उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यह विधि थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर इसमें से हमारे पास जो ये विधि है कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि का हमारे पास ज़्यादा उपयोग हम करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ी आसान रहती है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई बड़ी संख्या है तो इसमें से हम विषम संख्या घटाने बैठ जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि हमारे पास जो विषम संख्याओं की विधि है उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हमें यहाँ पे स्पष्ट दे रखा था कि बार बार घटाने की विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तब हमने इसमें से क्रमागत विषम संख्या घटाई, और इस प्रकार से जब हमारे पास आंसर 0 आता है तब हम जाके यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम विषम संख्या घटाते जाते हैं और अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे, और जितनी विषम संख्या घटाई है वो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली का कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो चौथा क्वेश्चन है उसके बारे में। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये कुछ संख्याएं दी गई है, 10 संख्याएं दी गई है, और इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो पहले तो हमारे पास जो संख्या दी होती है, जैसे कि पहली संख्या 729, इसके पहले तो हमें क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, और फिर इनका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, युग्मों में आएगा। जैसे कि 2 × 2 मतलब कि उसका एक युग्म बन गया, 3 × 3 एक युग्म बन गया, इस प्रकार से। ठीक है, 7 × 7 एक युग्म बन गया। इस प्रकार से हमारे पास युग्मों में इसका क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, और उस युग्म में से हमें एक संख्या उठा लेनी है, और फिर इस प्रकार से सभी युग्मों में से एक एक संख्या उठा के उनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। कैसे आता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या हमारे पास है 729, 729, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले तो इसके। तो इसमें से हमारे पास जो इकाई का अंक है वो क्या है, विषम संख्या है, तो मतलब कि 2 का भाग तो इसमें जाने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं 3 से, 3 का भाग इसमें जा रहा है, क्योंकि इनकी संख्याओं का योग कर लेते हैं। 3 से विभाजिता की जांच क्या होती है कि इनमें से हमारे पास जो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी का योग कर लेते हैं। अगर संख्याओं के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगर आपको इन संख्याओं की विभाज्यता के बारे में डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले इसका भाग देंगे हम 3 से, तो 3 का भाग पहले जाएगा 2 4 3, मतलब कि 243 पर। ठीक है, 3 का भाग इसमें देने पर हमारे पास आंसर आएगा 243, और फिर इसका 3 में भाग जा रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, और फिर इसका 3 में भाग जा रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27, और फिर इसका 3 में भाग जा रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, और फिर इसको 3 से, और फिर इसको एक बार और 3 से। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए 729 के। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा, मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, युग्मों में है। कैसे, जैसे कि 729 हमारे पास संख्या थी, इसमें हमारे पास 3 की स्क्वायर। ठीक है, 3 की एक तो ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, इंटू 3 की दूसरी स्क्वायर, इंटू 3 की तीसरी स्क्वायर, मतलब कि ये क्या है, युग्मों में है। पहला 3 × 3 एक युग्म है। ठीक है, दूसरा 3 × 3 मतलब कि 3 की स्क्वायर। 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, 3 युग्म है। ठीक है, इनमें से हमें एक एक संख्या उठानी है, वो कैसे उठाएंगे, तो 729, और ये 3 × 3 × 3, ये स्क्वायर क्या चली जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, और इसका पूरा ब्रैकेट के मतलब कि ये क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी इनकी। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। और अब हम इस साइड से स्क्वायर को इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो 729 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये साइन क्या होता है, वर्गमूल का साइन होता है, इसे क्या बोलते हैं, करनी चिन्ह बोलते हैं। ये होता है वर्गमूल का साइन। तो यहाँ से हमारी स्क्वायर हट गई तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 3 × 3 × 3।
अब 3 का 3 बारी गुणा करने पर हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 3 9 9 3 27, मतलब कि 729 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, 729 का वर्गमूल हमें यहाँ पे ज्ञात करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे थे, युग्मों में आ रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 की होल स्क्वायर यहाँ पे बच गई। अब यहाँ से स्क्वायर हटाई तो यहाँ पे इधर वाली साइड हमारे पास वर्गमूल का साइन आ गया और 729 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया कितना, 27। ठीक है, यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। मतलब कि हमारे पास जो निष्कर्ष है वो यहाँ पे क्या निकलता है कि पहले तो हमें दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आने चाहिए, युग्मों में आने चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड युग्मों में नहीं आ रहे हैं तो उस संख्या का वर्गमूल हमारे पास ज्ञात हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से पहले तो हमें उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं और फिर उनका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, युग्मों में आएगा। और फिर इस युग्म में से, जैसे कि यहाँ पे युग्म है तो इनमें से हमें एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 की स्क्वायर से 1 3, 3 की स्क्वायर से 1 3, 3 की स्क्वायर से 1 3, मतलब कि युग्मों में से हमें एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेनी है और फिर इनका गुणा करने पर हमारे पास उस संख्या क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से तो पहले का आंसर हमारे पास आ गया 27। इसी प्रकार से हम 400 को वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, कौन सा है, 400, उसका वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है 400, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 400 के। ठीक है, तो पहले तो इसमें भाग जाएगा 2 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 200। अब इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 5 है, मतलब कि इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो 5 का इसमें जाएगा 5 पर। और अब हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो पहला एक युग्म, ये दूसरा युग्म और ये रहा तीसरा युग्म। इस युग्म ये क्या है, 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक एक संख्या उठा लेनी है, जैसे कि 2 की स्क्वायर से 2, इस 2 की स्क्वायर से 2 और इस 5 की स्क्वायर से 5। अब इनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 का वर्गमूल आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, मतलब कि 400 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा 20। इस प्रकार से आपको इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आता है वो क्या आता है, युग्मों में आता है। उन युग्मों में से हमें एक एक संख्या उठा लेनी होती है और उनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इसका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और वो कैसे, इसका वर्गमूल ये कैसे बना, मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में ही बताया था। जैसे कि यहाँ पे इसकी क्या है, होल स्क्वायर है एक्चुअली में। ठीक है, और बराबर में हमारे पास क्या है, 400 है। तो अब यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास बराबर में क्या आ जाएगा, इसके ये रूट का साइन है हमारे पास 400 के ऊपर लग जाएगा। तो मतलब कि 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 4 और 4 का 5 से गुणा किया तो हमारे पास 20, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरे पॉइंट का आंसर आ गया 20। इसी प्रकार से हमें तीसरे पॉइंट मतलब कि 1764 का वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से हमें 1764 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, युग्मों में आ रहे हैं। 2 इंटू 2 मतलब कि 2 इंटू 2 का एक युग्म, 3 इंटू 3 का एक युग्म, 7 इंटू 7 का एक युग्म। ठीक है, तो इस युग्म से हमें एक संख्या उठा लेनी है, यहाँ से 2, यहाँ से हम 3, यहाँ से हम 7, तो 7 या 21 और 21 दूने 42, तो मतलब कि 1764 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 42। इसी प्रकार से 4096 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रही हैं, युग्मों में आ रही हैं, मतलब कि इसका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक युग्म तो ये बन गया 2 इंटू 2 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमें 2 को 6 बार गुणा करना है। ठीक है, वह इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 को 6 बार गुणा करने से मतलब कि 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब कि 4096 का हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा 64। ठीक है, इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड इनके कर लेने हैं। अब हमारे पास संख्या कौन सी है, 5वां पॉइंट हमारा है 1744। और अब हमें 1744 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी क्या आ रहे हैं, युग्मों में आ रहे हैं। जैसे कि 2 इंटू 2 का एक युग्म, 2 इंटू 2 का एक युग्म, 2 इंटू 2 का और 11 इंटू 11 का एक युग्म। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक में से हम एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8 और 8 का 11 से करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 88, मतलब कि 1744 का हमारे पास वर्गमूल क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, युग्मों में है। इस प्रकार से हमने प्रत्येक युग्म से एक एक संख्या यहाँ पे उठा ली। तो यहाँ से हमारी एक बात तो ये क्लियर है कि हमारे पास अगर कोई भी वर्ग संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आते हैं, युग्मों में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सारी क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड हमेशा क्या आता है, युग्मों में आता है, तभी उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका 1744 का हमारे पास वर्गमूल आ गया 88। उसी प्रकार से हमारा जो ये छठा पॉइंट है
9604। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या है, युग्मों में है, 2 × 2 का, 7 × 7 का, 7 × 7 का। तो यहाँ से हम प्रत्येक से एक एक संख्या उठा लेंगे। तो 7 का 7 से क्या 49 और 49 दूनी 98। ठीक है, तो मतलब कि 9604 का हमारे पास वर्गमूल क्या आ गया, 98 आ गया। इसी प्रकार से हमें हमारा जो 7वां पॉइंट है इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 7वें पॉइंट में हमारे पास संख्या कौन सी है, 5929। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो पहला युग्म हमारे पास बन रहा है 7 × 7 का, दूसरा हमारे पास बन रहा है 11 × 11 का। तो यहाँ से हमने एक संख्या उठा ली और यहाँ से हमने एक संख्या उठा ली, मतलब कि 11 × 7। तो हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया 11 × 7 = 77। मतलब कि हमारे पास 7वें पॉइंट का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5929 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 77। ठीक है, यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि पहले तो हम ये चेक करते हैं कि दी गई संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर 3 से चेक करते हैं। इस प्रकार से हम पहले तो क्रमागत संख्याओं का चेक करते हैं, जैसे कि पहले 2 से फिर 3 से। ऐसा नहीं है कि पहले हमने 11 से भाग दे दिया, पहले हमने 12 से भाग दे दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका 7 में भाग लगा दिया और फिर इसका इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे हमारे पास क्या है, 8वां पॉइंट है हमारे पास है 92 से 16। इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या आ रही है, युग्मों में आ रही है, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 2 और फिर इसका 3 × 3। तो यहाँ से हमने एक संख्या उठा ली, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिए हमारे पास हो जाएंगे 96। ठीक है, और तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 96। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारे पास है 9वां पॉइंट है 529। और अब हमारी जो सेकंड लास्ट संख्या है वो कौन सी है, 529। मतलब कि 9वीं हमारी जो संख्या है, 9वां पॉइंट है 529। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो इसमें एक ही हमारा युग्म बन रहा है 23 × 23 का। तो इसमें से हम एक संख्या उठाएंगे, मतलब कि इसका वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा 23। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमारे पास जो लास्ट संख्या है 8100, इसकी हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, युग्मों में है। तो यहाँ से हमने एक संख्या उठा लेनी है प्रत्येक युग्म से। तो यहाँ से हमारा 3 × 3 9 और 5 × 45 और 45 दूने 90। मतलब कि 8100 का हमारे पास वर्गमूल क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह की संख्याओं का आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमारे पास आवश्यक ये होता है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उनमें जो संख्या है उनका अभाज्य गुणनखंड करने पर उनका अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, युग्मों में आना चाहिए। अगर उनका अभाज्य गुणनखंड युग्मों में नहीं आ रहा है तो उसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर इनका अभाज्य गुणनखंड अगर युग्मों में आ जाता है तो उन युग्मों में से हम एक ही संख्या यहाँ पे उठा लेंगे और फिर इनका गुणा करने पर हमारे पास उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को प्रश्न संख्या 3 और 4 अच्छे समझ में आ गया होगा और इसके बाकी की वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।